जो मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास। तो देखिए ऐसा है कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि लोकतांत्रिक के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो सारे के सारे आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर दिया। तो अब जो है हिस्ट्री का जो है ये हिस्ट्री का आप लोग ध्यान से देखेंगे। हिस्ट्री का जो है कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। चूँकि इसमें से कुल जो है जितने देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 8 16 क्वेश्चन मात्र आपके सामने, 16 क्वेश्चन बस देख लीजिए। और इसके लघुत्तरी दीर्घोत्तरी हिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बस बार बार देख लीजिए, 2 बार 3 बार देखेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चे कि जो है इसको ध्यान में देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। दूसरा है समाजवाद क्या है, हो ची मिन्ह के संबंध में प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण प्रभाव। दूसरे बात कोयला लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान। ये 6 क्वेश्चन, इसके अलावा भी 16 क्वेश्चन आज मैं आपके सामने ये हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आना ही आना तय है एकदम से, क्योंकि ये कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में आपने ये लोकतांत्रिक का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो सब्जेक्टिव मैं डाल दिया हूँ, जिसको सभी बच्चों ने कहा कि हिस्ट्री का भी डाल दीजिए सर, तो हिस्ट्री का भी आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद, आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि आपने देखा कि जो है यहाँ पे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है, तो यूरोप में राष्ट्रीय भावना विकास में फ्रांस की राजक्रांति। देखिए फ्रांस की राजक्रांति मेन यूरोप की राष्ट्रीयता को फैलाने में, राष्ट्रवाद फैलाने में। दूसरा नेपोलियन का आक्रमण, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूं कि नेपोलियन का आक्रमण भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था यूरोप में राष्ट्रवाद लाने के लिए। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्ग परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधन की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। मतलब नेपोलियन जो था ये यूरोप में राष्ट्रवाद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन नहीं रहता ना तो ये इटली और जर्मनी का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, चूंकि उससे आक्रमण करके और लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर दिया था। अगला देखेंगे, दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ जगा, और यही कारण था कि जो है यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, समाजवाद क्या है बच्चे, ये है समाजवाद क्या है। तो समाजवाद जो है जैसे कि बताते हैं, जैसे कि मैं बताया कि बहुत ही ईजी शब्दों में ध्यान से सुनिए कि समाजवाद देश के प्रति मर मिटने की एक भावना है और एकता का सच्चा वाहक है। ऐसे लिखिएगा कि देश के प्रति मर मिटने की एक भावना और एकता का सच्चा वाहक है ना। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कैसे है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिससे आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन मुक्त निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर दिया, यानी कि सब बराबर हो, सब सही हो, एक समान हो, ये चीज समाजवाद कहता है, ठीक है ना। पूंजीवाद से मतलब पूंजीवाद से लोग तंग आ गए थे, तो ये समाजवाद की विचारधारा उभरी थी, ठीक है ना। इसमें जितना आंसर क्वेश्चन देर काट काट कर मैं एक जगह मतलब ऐसा करके लाया हूं जो कि गारंटी बराबर पूछा जाता है, पूरा का पूरा। अब टाइम नहीं है ढूंढने का, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप 2 बार 3 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसे आधुनिक काल में समाज को, देखिए पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद देखिए, समाजवाद आप समझ रहे हैं तो पूंजीवाद समझिए। पूंजीवाद में कोई एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति जो है उसी को लाभ और हानि से उसको प्रभावित होता है। लेकिन समाजवाद साम्यवाद की बात करें तो समाजवाद साम्यवाद में क्या होता है कि दूसरा जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं समाजवाद, तो समाजवाद तो जान ही गए कि एक ऐसी विचारधारा है जिससे आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। और समाजवाद उत्पादन मुक्त निजी स्वामित्व की जगह, मतलब किसी एक आदमी का नहीं है ना। ऐसा तो होता है कभी कभी सरकार का जिस पर नियंत्रण हो और उससे पूरी जनता लाभान्वित हो, तो यही तो एक समाजवाद है। समाजवाद साम्यवाद की परिभाषा जो पहले ही बता दिया गया था। अब आपको तीसरा क्वेश्चन जो मिलता है, हो ची मिन्ह, है ना। हो ची मिन्ह का बच्चों जरा सा कमेंट करके बताएंगे इसका दूसरा नाम क्या था। चलिए तो सुनिए हो ची मिन्ह के बारे में। तो हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। उसे 1925 में कौन सा बताया था, ऑब्जेक्टिव में अंडरलाइन करवा के टोटल बच्चों आप लोगों को बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में भी कि ये वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन 1925 में हुआ था। तो हो ची मिन्ह इसका प्रमुख था ना। हो ची मिन्ह
एक बहुत ही, ये वियतनाम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध, ये एक आप समझ सकते हैं हो ची मिन्ह के बारे में पूरा डिटेल, पेरिस में रह के भी अपने वतन के लिए क्या क्या किया। तो ये 1925 से वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की और 1930 में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कोंग सोंग देंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र किया। ये दो बातें याद रखेंगे। ये हो ची मिन्ह का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कार्य था 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल और 1930 में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित करना, ये हो ची मिन्ह ने बड़ा ही बेहतरीन काम किया था इसमें। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों को, इसके पहले जो बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर हुए प्रभाव, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में डिटेल ये बराबर पूछा जाता है। चलिए ध्यान से सीखते हैं बच्चे कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है ना, जैसा कि बता चुके हैं। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति के लिए बिना, देखिए सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था, है ना, कि चलिए हमारे साथ युद्ध कीजिए। ये प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती जो है ये कार्य हुआ था। कांग्रेस, उदारवादियों, भारतीय राजवारों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया है कि ये जो है दिया कि क्या करने के लिए कि भाई अगर आपका जीत हो जाता है तो हमें हमारी स्वराज जो है लौटा दी जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध में यही कहा कि ना हम लोगों को शामिल कर लिया गया, हमारे भारतवासियों को, परंतु ऐसा हुआ नहीं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई, तो राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। बच्चे ऐसा है कि ये प्रभाव गहरा पड़ा और हम लोग न चाहते हुए भी हम लोग को घसीट लिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग को पता बाद में चला, हम लोग रिटर्न हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। तो कोयला और लोहा, दो बातें ध्यान दीजिएगा। ये वस्त्र उद्योग को गति प्रदान करने में कोयला और लोहा, देखिए लोहा से तो मशीन बना और उस मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, लोहा। बच्चे ना ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत समझ लीजिए ना, इसको रटने का जरूरत नहीं है बच्चे। ऐसा है कि जो है ये जो है कोयला, जो है कोयला की बात करें तो ये कोयला और लोहा की बात करें तो वस्त्र उद्योग को प्रगति देने वाला जो है कोयला, ठीक है ना, वस्त्र उद्योग को देने वाला कोयला हो गया और लोहा इस उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में खानें थी। सन 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी बर्नर का आविष्कार किया। 1815 में हेनरी बेसमेंट ने शक्तिशाली भट्टी विकसित कर दिया। इस तरह से लौह उद्योग को और अधिक गति मिल गया। इस तरह कोयला और लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण गति प्रदान की। सीधे सीधे आप जान लीजिए, कोयला और लोहा अगर नहीं रहता तो वस्त्र उद्योग को जो है कहीं से गति नहीं मिलता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सीधे समझ लीजिए कि लोहा और कोयला ही था कि इसको जो है बहुत आगे बढ़ाया। कोयला जो है क्या किया, इस मशीन को चलाने के लिए उपयोगी था, लोहा था उसके बाद कोयला। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कोयला और लोहा मिलकर के वस्त्र उद्योग को गति प्रदान किया। इसमें बात करेंगे 1815 में हम्फ्री डेवी ने खान में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप बना दिया। इस तरह धीरे धीरे जो वस्त्र उद्योग था बहुत ही अग्रसर और आगे बढ़ता चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बच्चे, ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन को, भूमंडलीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनी का। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सा, ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है क्या होती थी, एक ही समय बहुत सारे राष्ट्रों में जो है अपना जो है उद्योग चला रखी थी। तो यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। 19वीं शताब्दी के मध्य से देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का योगदान क्या है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का योगदान जो है भूमंडलीकरण में बहुत ही बेहतरीन रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य से जब पूंजवादी विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया, भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया। इस समय पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिणाम भी काफ़ी बढ़ा। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र को नियामक हो गया। इसके प्रभाव को काम करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार, ये सभी के सभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार, ये विश्व बैंक की स्थापना, ये तीनों के तीनों आप ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे ये कब जो है हुआ, क्यों हुआ, इन सारी बातों को डिटेल में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संस्था तथा पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक तथा
औद्योगिक कंपनियां जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं का बहुत बड़ा योगदान था। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का निजीकरण हमारी आर्थिक भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व हैं। ये आपने देखा। और दीर्घोत्तरीय में जो है दो बातें ध्यान दीजिएगा, एक राष्ट्रवाद के उदय कारण और कार्ल मार्क्स की जीवनी। अगर 10 बार की बात करें तो इसको जो है 10 बार में 5 बार, 10 साल में 5 बार जरूर पूछा गया है, कार्ल मार्क्स और राष्ट्रवाद का उदय। ये क्लियर आप करते जाएंगे, राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव, कार्ल मार्क्स की जीवनी। तो चलिए राष्ट्रवाद उदय के कारण सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसका कारण देखें। यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। सबसे पहले ध्यान दिए, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ 1789 का, इसमें जो है नेपोलियन की विजय सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत करी। नेपोलियन घर घर में राष्ट्रवाद, देश के प्रति मर मिटने की भावना जागृत कर दिया। साथ ही नेपोलियन के युद्ध जो है वो युद्ध में विजयी जितने भी थे उस सब को एक करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिसमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसके प्रभाव क्या पड़े? राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप जैसे राष्ट्रवाद की लहर चली, उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित है। कौन कौन सा प्रभाव हुआ? तो राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति या आंदोलन हुए, उनके फलस्वरूप अनेक राष्ट्र का उदय हुआ। मतलब ये क्या है कि हिसका लग गया, एगो हुआ ना, तो उसके बाद सभी के सभी उदय होने लगा। धीरे धीरे जो सभी उपनिवेशित थे वे सभी स्वतंत्र होने लगे। जैसे इटली, जर्मनी का एकीकरण हो गया। यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया, अफ्रीका पर भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेश का आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। जब वहां मुक्त हो गया तो यहाँ के लोग भी चाहे कि ये सारा काम कर ले। राष्ट्रवाद के विकास में प्रतिक्रियावादी शक्ति, निरंकुश शासकों का प्रभाव कम पड़ गया। जैसे ऑस्ट्रिया था मेटरनिक, उसका भी प्रभाव कम पड़ा। उसके बाद फ्रांस का भी मतलब पर्सा ने ये देखेंगे कौन सा, ये सेडान के युद्ध में आपने देखा कैसे उसको जो है हटाया। चलिए अब कार्ल मार्क्स की जीवनी की बात करें तो पूरा डिटेल जाने का जरूरत नहीं, पहले उसका जन्म, कार्ल मार्क्स की जीवनी की बात करें और उसके सिद्धांत का। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियनगर में हुआ था। बच्चे ऐसा है कि जर्मनी की जगह अगर पर्सा दे दिया जाए तो आप उसको ध्यान देखेंगे, ये पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव में देगा कि जन्म कहाँ हुआ था तो पर्सा भी दे सकता है। कार्ल मार्क्स का जन्म, ये जर्मनी और पर्सा गणराज्य की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन प्रांत के टियरनगर में एक यहूदी परिवार में, देखिए यहूदी परिवार में हुआ था ना, तो बाद में चलकर इन लोगों ने क्या किया, ईसाई धर्म को अपना लिया। इनके पिता जो है थे कौन? हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स जो थे ये क्या थे? एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान देखिए, इतना आप लोग दिमाग में बैठाएंगे। जब यहूदी परिवार की बात करेंगे तो आप कहेंगे आगे चल करके यह जो है क्या बन गए, क्या ईसाई धर्म को अपना लिया। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे रूसो, मोंटेस्क्यू, हीगेल, मच विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। मार्क्स और एंगेल ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो है, देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र जो है ये दोनों मिलकर के कार्ल मार्क्स और एंगल्स मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया। उसके बाद पूंजीवादी को हटाना ही इनका मेन मकसद था। मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार 1867 में दास कैपिटल की रचना की। इन दोनों पुस्तकों को, जिसको साम्यवादियों का बाइबल, ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहते हैं, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ये मार्क्सवादी का जो है साम्यवाद के नामक से विख्यात हुआ था, ये देखेंगे। तो ध्यान दीजिए इनके जन्म, इनके पिता का। एक बात और याद है, ये इन्हें जो जेनी से विवाह किया 1848 में 43 में। उसके बाद जो है मार्क्स के सिद्धांत आप देखेंगे तो सिद्धांत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना, ये सारी बातें आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। ये उसके बाद आप 6 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंपॉर्टेंट और देख लीजिए। इसके बाद जो है आपका जो है ये बहुत ही ये खींच करके और कटिंग कर करके ये बराबर रिपीटर्स क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं, इसी में से पूछा जाएगा। इसको दोनों में को क्लियर कर लीजिए। इसमें से अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी पूछ दिए गए तो समझ लीजिए कंप्लीट आपका जो है। इसके पिछले वीडियो में जो कि अभी आई बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, इसके पिछले वीडियो में ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, इसके पिछले वीडियो में आपको लोकतांत्रिक का दे दिया हूँ और ये हिस्ट्री रहा। चलिए तो हम सबसे पहले देखेंगे
आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार, क्या क्या आधार थे, कैसे अपना जीवन यापन किया जाता था, देखेंगे। तो इसका जो है ग्रामीण इलाकों को और शहरी इलाकों की व्यवस्था में दो। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या में क्या था, शहरों की जनसंख्या अधिक थी, इसका घनत्व अधिक था और गांव में कम थी। दूसरा, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। देखिए, कृषि आधारित जो क्रियाएं होती है वो तो गांव में ज़्यादा होती है ना, शहरों में कम होती है। इस तरह से दो आपको जो है ये हम यहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो जनसंख्या घनत्व, दूसरा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। चलिए अगला देखेंगे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको आर्थिक संकट से आप क्या, देखिए आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट की बात करें तो आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था मानने वाली वैसी स्थिति है जब जो कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। आर्थिक महामंदी बच्चे ये 1929 में जो है की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ था, कृषि उद्योग व्यापार विकास सब अवरुद्ध हो गया था, लाखों लोग बेरोजगार की स्थिति में आ गए थे, बैंक और कंपनियां जो है दिवालियापन हो गया था, वस्तु मुद्रा दोनों की बाजार कीमत नहीं रह गई थी, क्योंकि लोग जो है इतना ज़्यादा उत्पादन कर दिए थे ना कि दिन प्रतिदिन जो है उनका क्या हुआ था, है ना, जितना लागत खर्च है उतना भी नहीं, जो है ना रेट दिन प्रतिदिन गिरता चला गया इस तरह से। और जो लोग कर्ज लिए थे बैंक से, उसका बैंक का चुकता नहीं हुआ तो दिवालियापन, बैंक हो गया, दिवाला हो गया। सबसे ज़्यादा इस पर प्रभाव किसका पड़ा था, अमेरिका का। चलिए अगर तीसरा क्वेश्चन ये देखें, गुटेनबर्ग मुद्रण यंत्र का जो आविष्कार किया था, जो कि आपको मालूम है यूरोप में छापखाना के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, जर्मनी के योहान के गुटेनबर्ग को, जिसने 1448 में छापखाना का आविष्कार किया। कैसे किया, तो जैतून पेरने वाला जो तेल है ना, मशीन जो चलाते हैं कोल्हू के बैल से, उसी का आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। बचपन से ही वो जान गए थे कि जैतून का तेल जो है कोल्हू के बैल से जिस तरह से पेड़ा जाता है ना, तो उसी लकड़ी का बना हुआ, उसी से उसने क्या किया, आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। ये गुटेनबर्ग के महान उपलब्धि है। इस छपाई मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया गया था, पेंच को घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबाया जाता था और सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृतियों को ढाला गया। इन टाइप को घुमाने में मूव करने की व्यवस्था मूवेल भी लगाई गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखें बच्चे, ये जो है राष्ट्रवाद क्या है, तो जैसा कि बात है राष्ट्रवाद जो है देश के प्रति मर मिटने की एक भावना है और एकता का सच्चा वाहक है, बस इतना जान लीजिए। रूसी क्रांति के दो कारण, तो रूसी क्रांति के दो कारण नहीं 50 कारण आपके दिमाग में होगा। एक तो मजदूरों की दयनीय स्थिति, दूसरा क्या है, कृषकों की दयनीय स्थिति, उसके बाद क्या है, जार की निरंकुशता, जार की पत्नी जरीना, रासपुटिन, ये सारा का सारा आपको, उसके बाद खूनी रविवार, ये बहुत सारे दो महत्वपूर्ण कारण, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक रूसी, ये बहुसंख्यक किसान वर्ग, तो आप जब इम्पोर्टेंट है इसको नंबर 1 देकर के कृषकों की दयनीय स्थिति, 2 नंबर में मजदूरों की दयनीय स्थिति, 3 नंबर में खूनी रविवार, ये सारा का सारा ये जो है रूसी क्रांति के कारण है, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी डाल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अब चलिए हो ची मिन्ह मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग जो देखेंगे, हो ची मिन्ह के द्वारा हनोई से चलकर कहाँ तक है, ये मार्ग बनाया गया था, हनोई से चलकर लाओस और कंबोडिया के सीमा से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक, ये भूल भुलैया एक मार्ग हो ची मिन्ह के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या था, अंदर सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें थी, ये अंदर ही अंदर भूल भुलैया बना हुआ था। ये जो है क्या क्यों बनाया गया था, तो वियतनामियों को जो है खाने की सप्लाई और हथियार पहुंचाने के लिए बनाया गया था। अमेरिका जो था इस पर सैकड़ों बार बमबारी करके इसको विध्वंस करना चाहा, लेकिन जो वियतनामी लोग थे इसको रिपेयर कर लेते थे, ठीक है ना। तो ये जान लीजिए यही है हो ची मिन्ह मार्ग, बस ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। हो ची मिन्ह लाओस कंबोडिया सीमा से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाली जो है एक भूल भुलैया मार्ग है, और इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें थी, और क्या बोलेंगे कि इसमें जो है बनाया गया था वियतनामी सैनिकों को जो है खाने पीने का सामान और हथियार सप्लाई के लिए। इसका मार्ग का पता किसी को नहीं था, अमेरिकन को नहीं था। इसमें जो भी जाता था मर जाता था, वियतनामियों को पता था। ये लोग पैदल जाते थे, साइकिल वगैरह से, किसी भी चीज़ से आना जाना इनका होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, इसमें जो है ये जो हम बताए हैं, तो इसमें ये कारण तो बताए थे हो ची मिन्ह मार्ग। अब अगला जो बताएंगे कि यहाँ पर अगला जो इसमें क्वेश्चन आपका था कि हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में क्लियर हो गया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है बच्चे कि जो है फ्रांस में, देखिए
फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का कई बार पूछा गया कि फ्रांस ने हिंद चीन में ही अपना उपनिवेश स्थापित क्यों किया। तो जैसा कि आपको पहले ही फिगर बता के बताया कि फ्रांस जो है हिंद चीन में क्यों उपनिवेश स्थापित किया। तो पहला था कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, निम्नलिखित कारण थे। क्या था? पहले वो व्यापार में कंपटीशन उसका था, है ना। उसको मेन कंपटीशन था डच और ब्रिटिशियन से। क्या फ्रांस को इनसे जो है क्या था कि प्रतिस्पर्धा था, कंपटीशन था। ये पिछड़ना नहीं चाहता था, ये आगे बढ़ना चाहता था। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हिंद चीन बढ़िया था कि हिंद चीन में अगर कोई बात होगा तो हम या तो अपने यहाँ चले जाएंगे या भारत और चाइना दोनों को जो है कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते हैं, क्योंकि ये बीच में था। तो इस तरह से फ्रांस जो है दोनों पर नज़र रख सकता था, चाइना और भारत दोनों पर। इसीलिए वह जो है किसको चुना? हिंद चीन को चुना, है ना। फ्रांस जो है वहाँ उपनिवेश अपना स्थापित किया। दूसरा, उसने देखा कि यहाँ कच्चा माल और बाजार बहुत ज़्यादा है, कच्चा माल की अधिकता है और यहाँ पर बाजार भी बड़े बड़े हैं। तो हम यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे और वहाँ से बना करके यहीं पर ला करके बेच देंगे। एक ये भी कारण था। दूसरा, गोरे होने का दायित्व। तो देखिए, यूरोपीय जो थे वो चाहते थे कि हमारे समाज के लोग सभ्य बन जाए, है ना, जो पिछड़ रहे थे। और दूसरी बात था कि इनको जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी बच्चे। अगला देखेंगे, देखिए अब है ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी नेतृत्व ने शुरू किया। देखिए ये जो 1930 में अगर बात करें तो ये आप दीर्घोत्तरीय में देखेंगे यहाँ पर कि क्या जो ये कारण था। यहाँ देखिएगा कि वो 1930 में आपका ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसमें है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है कारण, यहाँ देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण को क्लियर करें। बराबर पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कौन कौन से थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण तो पहला तो देखेंगे साइमन कमीशन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा आप देखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, चौथा समाजवाद का बढ़ता प्रभाव और क्रांतिकारी आंदोलन का उभार और पूर्ण स्वराज की मांग, है ना। ये कहेंगे कि ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कारणों की विवेचना करें और गांधी का समझौतावादी रुख। यहाँ देखेंगे पहला ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप देखेंगे। इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप से ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो है कि 1930 में जो है शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बच्चे ये जो है कब शुरू हुआ। और दूसरी बात है ये दांडी यात्रा के बारे में भी डिटेल आप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर पहला देखेंगे कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का कारण क्या था। तो पहला साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया था 7 सदस्यीय आयोग, ठीक है ना, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी इंडियन को उसमें नहीं रखा गया था। ये भी एक कारण था। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू की बात कर 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट दर्जा देने की मांग की, ठीक है ना। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, हालांकि आपस में बैर हो जाने के कारण नेहरू रिपोर्ट जो है स्वीकृत नहीं हुआ। ये भी जो है दूसरी बात है, सांप्रदायिकता की भावना उभार कर सामने आई, अतः गांधी से निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम पेश किया। तीसरा कारण क्या था? आर्थिक महामंदी। 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारत करते हुए बुरा पड़ा था, क्योंकि भारत का निर्यात कम हो गया। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया? धन निष्कासन बंद नहीं किया। हम लोग का स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और इधर से धन ले जाना नहीं छोड़ा था। ये भी एक कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आगे चौथा देखेंगे कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन का कि समाजवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लोगों के अंदर समाजवादी व्यवस्था दिन तेजी से बढ़ती जा रही थी और वामपंथी दबाव को संतुलित करने के लिए एक नया कार्यक्रम तैयार करना जरूरी हो गया था। अगला देखेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार। आज क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार शुरू हो गया था। उसमें 2-3 ऐसे कार्य हो गए, विस्फोटक हो गया, जैसे मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। ये जो हुआ ना, ये भी सरकार जो है इतना ज़्यादा अत्याचार किया हम लोगों पर कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अवश्यंभावी हो गया। अगला छठा में देखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग। उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग उठ गई 1929 से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दिसंबर 1929 से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए घोषणा के साथ ही पूरे देश में उत्साह के साथ एक नई लहर जागृत हो गई और इस प्रकार जो है ये भी एक कारण। दूसरा, गांधी का समझौतावादी रूप। आप लोग लॉर्ड इरविन के बारे में जानते होंगे, दिल्ली समझौता इसको बोलते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया? अपने 11 सूत्रीय मांग को रखा इरविन के समक्ष, परंतु इरविन ने क्या किया? मांग माना तो गांधी से मिला भी नहीं, है ना।
लॉर्ड इरविन की बात करें तो बाद में क्या हुआ, तब इन्होंने क्या किया, वहाँ से दांडी यात्रा की निकालने का, दांडी यात्रा जो जानते हैं ना, दांडी समुद्र तट है ना, वहाँ से लेकर साबरमती आश्रम तक की जो यात्रा की है ना, उसमें क्या किया, तब जा कर के इसको लगा और फिर बुलाया गया इनको, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इनको बुलाया गया। तो गांधी और देखिए लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ तो इसके बारे में भी डिटेल आपको बताया जा चुका है। चलिए तो ऐसे देखिए, ये जितना आपने देखा ये महत्वपूर्ण जो है 16 क्वेश्चन जो है आप एक बार देखेंगे और इसके दूसरे पार्ट में कुछ और आपको कल या परसों आपको मिल जाएगा, तो ये चलता रहेगा। ये वीडियो आप देखेंगे, इसके पीछे लोकतांत्रिक के वीडियो को भी सब्जेक्टिव आपको मिलेगा, और ये हिस्ट्री का सब्जेक्टिव मिल गया, इसके बाद आपको भूगोल का मिलेगा है ना, उसके बाद इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव टोटल आपको मिलते चला जाएगा। चूंकि अब जो है बस 2 से 4 दिन और वक्त रह गए हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा खंगालने का जरूरत नहीं, इसको 2 बार देख लीजिए और इसमें से निश्चित रूप से रिपीटर्स क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाएंगे बच्चे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि अब अन्य सारे मटेरियल संस्कृत हिंदी सभी मिलने वाले हैं। और एग्ज़ाम के रात जिस दिन होगा उसके पिछले एक ही, जैसे कल आपका संस्कृत है तो उस रात भर आपको जो है ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगा, रात भर। जैसे कल हिस्ट्री है तो उसके नाइट में जो है मतलब पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे, तो इसके लिए आपको तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य बच्चों को भी शेयर कर दिए ताकि वे लोग लाभान्वित होंगे। चलिए, जय हिंद।